So guys, now we have to moving our last point of this chapter is rusting of iron. So let us go back to rusting, and this is one change that affects iron articles and slowly destroy them. तो जो आयरन आर्टिकल्स इन द सेंस जो भी आपके पास आयरन की, लोखंड की जो भी चीज़ें होती हैं, तो आपने देखा होगा उनके ऊपर ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस देखने को मिलता है, पाउडरी सब्सटेंस, जिसको आप बोलते हैं रस्ट। जंग लग गया, काट लग गया। सिंस आयरन इज यूज्ड इन द मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर थिंग्स, द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। तो आप देखेंगे आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो ह्यूज अमाउंट में यूज़ होता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि वो आप कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्रीज़ हो या तो फिर शिप्स बनाने हो, कोई भी आप देखें छोटी से छोटी चीज़ों के अंदर भी आयरन जो है वो यूज़ होता है। सो अगर आप देखें कि अगर इस तरह से रस्टिंग में आयरन ख़राब होता रहा तो वो ह्यूज लॉस हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है गाइज? सो इट इज़, आप देख सकते हैं, आराम से सुनना और आराम से देखना। आयरन का केमिकली जो उसका सिंबल होता है वो है Fe। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन में, प्लस मॉइस्चर आपका रहेगा यहाँ पर H2O, वाटर वेपर। ठीक है, अभी देखो जो आपके आसपास जो मॉइस्चर है वही, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O ये सब मिलकर बनाएंगे रस्ट, जिसका फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। सो फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वेपर इज इसेंशियल। मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर पानी होगा तो रस्टिंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा। फॉर द रस्टिंग प्रोसेस वी रिक्वायर बोथ ऑफ देम। दोनों जो हैं मतलब मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। So for rusting, the presence of both oxygen and vapor is essential. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो भी एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, समझो कि रस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तभी तो आप देखो कि मानसून और समर में देखा जाए तो मानसून में रस्टिंग ज़्यादा होता है, समर में कम होगा, क्योंकि समर में ऑक्सीजन तो होता ही है, वो तो समर में होगा या मानसून होगा या विंटर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट तो होगी ही। लेकिन मानसून के सीज़न में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, 80% 90% तक चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से या तो मोर ह्यूमिड एनवायरनमेंट होने की वजह से रस्टिंग ज़्यादा होता है। सो गाइज, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं? तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो अगर आपको उसको रोकना है, मतलब उस रस्टिंग प्रोसेस को रोकना है, तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, मतलब कि आपके आयरन आर्टिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, या तो मॉइस्चर नहीं मिल पाए, या तो दोनों नहीं मिल पाए, तब जाकर रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके ऊपर आप पेंट लगा दो, ऑयलिंग लगा दो, ग्रीस लगा दो। सो वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आप देखे होंगे आपके जैसे घर के अंदर जो आयरन के जो डोर्स होते हैं, गेट्स होते हैं, उनके ऊपर कलर किया जाता है पेंटिंग। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब देखो, आप कलर एक बार कर दिया मतलब लाइफ टाइम की शांति, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ कुछ इंटरवल में 2-3 साल 5 साल में फिर से वो कलर पेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो पेंट निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो समझो फिर से रस्टिंग चालू हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दिस, उसको रोकने के लिए हमें ये जो रस्टिंग को रोकने के लिए हमें ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग ये सब करना पड़ता है।
Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. और एक मेथड ये है कि आप आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक का या क्रोमियम का लेयर लगा दो। क्रोमियम का लेयर जैसे आप नई साइकिल लेते हो और जो नई साइकिल जो चमचमाती हुई आती है, उसके जो रिम्स देखो आप, हैंडल बार्स देखो आप, मस्त चमकते होते हैं, तो वो स्टील का नहीं बना हुआ है, वो बना तो आयरन का ही है, लेकिन उसके ऊपर क्रोमियम का एक लेयर लगाया होता है। क्रोमियम का एक लेयर लगा होता है जिसकी वजह से वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, जैसे वो क्रोमियम का लेयर निकलेगा, आपकी साइकिल के ऊपर रस्ट लगना चालू हो जाता है। उसी तरह से ये जो रूफ टॉप होते हैं घर के ऊपर, आपने देखे वो छापरे लगाए होते हैं, तो उनके अंदर भी ऐसा ही कुछ लेयर लगाता है जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। उनके ऊपर जिंक का लेयर होता है। So this process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. तो जिंक का ऊपर लेयर लगाने की जो प्रोसेस है उसको बच्चों कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। एंड द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब तो हमारे पास पीवीसी यूपीवीसी के पाइप्स होते हैं, लेकिन पहले आयरन के पाइप्स होते थे फॉर वाटर, तो वो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स होते थे। वी नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। तो आप जानते हैं शिप्स, बड़े बड़े जहाज, तो वो थोड़ी ना कुछ और मेटल के बने होते हैं, वो भी आयरन के बने हुए होते हैं, और वो तो पानी में तैरते हैं, और वहाँ पे तो ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों होता है, तो वो तो सड़ जाएंगे। ठीक है। वन पार्ट ऑफ अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप चेंजिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आउटर सरफेस जो होती हैं उसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा कि उसके ऊपर रस्ट हो जाएगा। सेकंड, मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स एंड द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। अब ये पानी जो होता है समुद्र का पानी, वो तो सॉल्टी होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स मिलेगा आपको, तो इससे क्या होगा, ये जो सॉल्ट होते हैं वो आपके जो भी आयरन पार्टिकल्स होंगे उनको ज़्यादा जल्दी से रस्ट कराएंगे। So the salt water makes the process of the rust formation faster and therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. तो उसके ऊपर पेंट लगाते हैं फिर भी उसका रस्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. ठीक है, तो आप देखें कि कितने सारे शिप्स होंगे और कितने सारे इसका रस्टिंग होता होगा और कितना सारा ये हर साल का नुकसान होता होगा। तो यहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है गाइज। नाउ क्रिस्टलाइजेशन। गाइज इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। पढ़े हैं कि वाटर सॉल्ट जो होता है हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्वियसली सॉल्ट ऑब्वियसली सी। तो समुद्र का पानी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको इवापोरेट करवा देते हैं। जब वो इवापोरेट होता है तो फिर उसमें से सॉल्ट बचता है। The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. अब देखो ये जो सॉल्ट मिलता है उसमें तो बहुत कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, मिट्टी होगी, सैंड होगी, कुछ मछलियाँ, उनके बोन्स होंगे, उनके स्केलेटन्स होंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत कुछ होता है, तो उसको प्योर करना होता है। सो द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ये जो आपको सॉल्ट मिलता है वो तो क्लियर होगा ही नहीं, उसका शेप भी क्लियर नहीं होता है। However, large crystals of pure substance can be formed from their impure form. तो हमें जो ये मिला है सॉल्ट, उसको क्या किया जाता है, उसको क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। उस सॉल्ट को डिज़ोल्व किया जाएगा पानी में और फिर से उसके क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जाएंगे। होता यह है बच्चों कि जैसे आप कुछ सॉल्ट हैं आपके पास, ठीक है, अब वो इम्प्योर हैं, तो उसको फिर क्या करेंगे, पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। अब सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटीज़ जो होंगी, मिट्टी, क्ले, सब सैंड पार्टिकल्स वो सब रह गए हैं, तो वो तो हो गए नहीं डिसॉल्व। फिर क्या करना है आपको, उसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर कर देंगे तो सॉल्ट तो फिल्टरेट में आ जाएगा पानी के अंदर, लेकिन इम्प्योरिटीज़ जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगी। फिर उस पानी को आपको क्रिस्टलाइजेशन कर देना है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा,
आप उस पानी को गर्म करें एक बार और फिर उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दें। जैसे जैसे वो पानी ठंडा होता जाएगा आपको उस पानी के अंदर सॉल्ट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। फिर पानी को भी आप फेंक दें और आपको मिल जाएगा प्योर सॉल्ट का क्रिस्टल। ठीक है, इस तरह से आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एक और आपको एक्टिविटी यहाँ पर दी है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड a few drops of dilute sulfuric acid and heat the water. Then when it starts boiling, and copper sulfate powder slowly while stirring continuously. अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसको गर्म करना है, फिर उसके अंदर कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं और उसको डिसोल्व कर देना। यू गॉट द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूसली आप उसको हिलाते जाओ, स्टीयरिंग करते जाओ। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर कॉपर कैन बी डिसॉल्व। आपको तब तक ये करना है जब तक कि ये कॉपर जो है उसको फर्दर उसके अंदर सॉल्युबल ना हो। सो कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व एंड देन आफ्टर फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर आप उसको ठंडा कर दो, उसको बिल्कुल स्टीर नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको उस ठंडे सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्यूशन जैसे ठंडा होता जाएगा, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो वेट करो, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस था बच्चों। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। ओके, अब आप देखें कि आपके आसपास में किस तरह के फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें और यहाँ पर हम हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं।